एवरीवन, आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन की बात करने वाले, जिससे कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपके पास। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, उसमें कुछ गेट के अच्छे क्वेश्चन मैं सिलेक्ट किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। द ओपन लूप डीसी गेन ऑफ ए यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम विथ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन s+4 अपॉन s² + 7s + 13 इज फर्स्ट ऑप्शन 4/13, second option 4/9, third option 4 and last option 13। क्वेश्चन नंबर 1, गेट 2001 का क्वेश्चन लिया हूँ मैं। इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है s+4 अपॉन s² + 7s + 13 और एक नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम पे बेसिक क्वेश्चन है। क्या फाइंड आउट करना है आपको? डीसी गेन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हो कि आपको यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम आपके पास गिवन है, ठीक। यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, ठीक, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम आपके पास, ऐसा हम फ्रेम कर लेते हैं। तो नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम आपके पास g ऑफ s द कंट्रोल आउटपुट द रेफरेंस इनपुट, ये आपके पास एक नेगेटिव यूनिटी फीडबैक बेस्ड है आपके पास। दिस रिप्रेजेंटेशन यूज फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम। अब हमको इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। सिस्टम में जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है CLTF की वैल्यू जो होती है द ट्रांसफर फंक्शन द कंट्रोल्ड आउटपुट अपॉन रेफरेंस इनपुट, और रिजल्ट कितना होता है? g ऑफ s अपॉन 1 + g ऑफ s। और ये क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में कितना गिवन है आपके पास? s+4 अपॉन s² + 7s + 13, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू गिवन है। तो हम ऐसा नोट कर दिया आपके पास। अब आपके पास अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपके पास कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का डीसी गेन फाइंड आउट करना है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, तो नॉर्मली ओपन लूप जो ट्रांसफर फंक्शन होता है आपके पास, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू होता है g ऑफ s इंटू h ऑफ s, प्रोडक्ट ऑफ g एंड h, वेयर g इज फॉरवर्ड पाथ गेन और h नेगेटिव फीडबैक पाथ गेन। ये नेगेटिव आपके पास जो फीडबैक का जो आपके पास जो गेन होगा, आपके पास फीडबैक पाथ का जो गेन होगा वो h ऑफ s। इन दोनों के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब आपको क्लियर रहना चाहिए आपके पास कि इन केस ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, अगर मैं यूनिटी फीडबैक सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम में क्या होगा, तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम दैट मीन्स h ऑफ s इक्वल टू 1। इसका मतलब जो फीडबैक जो गेन है उसकी वैल्यू 1 है। तो इन केस ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द g ऑफ s। तो जब यूनिटी फीडबैक सिस्टम रहेगा, हमारा जो सिस्टम रहेगा, इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू को g ऑफ s बोलते हैं। अदरवाइज एक अगर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो g और h के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम है दैट मीन द g ऑफ s इज रिफर्ड एज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो हम देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है और हमको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, दैट मीन द g ऑफ s फाइंड आउट करना है। अब इस इक्वेशन से g ऑफ s आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। इस इक्वेशन से g ऑफ s अगर आपको फाइंड आउट करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो और g ऑफ s की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे अगर मैं g ऑफ s को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या क्या आ गया इसके साथ? s² + 7s + 13, राइट हैंड साइड s+4 + s+4 इंटू g ऑफ s। अब g ऑफ s अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो s+4 इस साइड आया, जस्ट कॉमन ले ली, तो s² + 7s - s 6s और 13 - 4 दैट मीन द 9 इज इक्वल टू s+4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस की वैल्यू कितना आ रहा है, अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस की वैल्यू बोल रहा हूँ, g ऑफ s की वैल्यू, g ऑफ s की वैल्यू कितना है? देखिए ध्यान से, g ऑफ s की वैल्यू कितना? s+4 अपॉन s² + 6s + 9, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन s+4 अपॉन s² + 6s + 9, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू है। अब हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है? क्वेश्चन फाइंड आउट करना है डीसी गेन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। और जब मैं डीसी गेन की बात करता हूँ आपके पास डीसी गेन, तो जैसे मैं डीसी गेन की बात कर रहा हूँ आपके पास कि डीसी गेन फाइंड आउट करना है, डीसी गेन ऑफ g ऑफ s ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसका मतलब है कि पुट s टेंड्स टू 0, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0। तो 0 फ्रीक्वेंसी में मेरे को गेन फाइंड आउट करना है, s इक्वल टू 0 पुट किया तो 0 + 4 अपॉन 0 + 0 + 9, तो आंसर कितना आ गया आपके पास? 4/9। तो डीसी गेन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन 4/9। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया आपके पास? अभी बॉम्बे, ये भी आंसर आ रहा है 4/9। अगर आपको डीसी गेन ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का लिखा रहता है कि डीसी गेन कितना होगा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शंस का, तो डीसी गेन की अगर मैं बात करूं कि डीसी गेन, ये तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शंस के डीसी गेन की बात अगर हम करते तो जो डीसी गेन होता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का s इक्वल टू 0 पुट करते तो ये कितना आता? 4/13, जो कि ऑप्शन से गिवन है। तो डीसी गेन ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है 4/13,
DC गेन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है 4/9, तो आंसर हमारा था बी आंसर 4/9 DC गेन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। एक और कंसेप्ट की बात करें कि अभी मैं क्या बोला कि जब DC गेन आप निकाल रहे हो तो DC गेन जो हो रहा है सिंपली S टेंस टू 0 पुट कर दे रहे हो आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और आंसर आपके पास 4/9 आ गया। अगर मैं DC गेन के और कंसेप्ट की बात करूं कि DC गेन क्या होता है आपके पास, तो अगर DC गेन के बारे में अगर और भी आपको थोड़ा सा जानना है तो DC गेन जो होता है आपके पास वो एरर कोफिशिएंट पैरामीटर्स होते हैं। एरर कोफिशिएंट पैरामीटर होते हैं, इसका मतलब है कि अगर थोड़ा सा अगर आप DC गेन का अगर केयर करें तो DC गेन जो होता है आपके पास 3 अलग अलग सिस्टम की बात करूं मैं, अगर टाइप 0 सिस्टम की बात कर रहा हूं तो टाइप 0 सिस्टम में जो DC गेन की वैल्यू होती है वो KP होता है, पोजिशन एरर कोफिशिएंट लिमिट S टेंस टू 0 G ऑफ S। ये टाइप 0 सिस्टम, टाइप 0 सिस्टम मतलब किसी भी सिस्टम में कोई भी पोल नहीं है, सिस्टम में ओरिजिन पे कोई भी पोल नहीं है, तो जिस भी सिस्टम में ओरिजिन पे पोल नहीं होता सब टाइप 0 सिस्टम होता है। जैसे G ऑफ S टाइप 0 सिस्टम है, कोई भी पोल ओरिजिन पे नहीं है। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में कोई भी पोल ओरिजिन पे नहीं है, सब टाइप 0 सिस्टम है। डायरेक्ट ऐसे केसेस में आप डायरेक्ट आप सिस्टम में S टेंस टू 0 पुट कर सकते हो, बट अगर टाइप 1 सिस्टम है, 1 पोल एट ओरिजिन है, टाइप 1 सिस्टम अगर है तो उस केस में आपके पास DC गेन जो होता है वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट होता है, लिमिट S टेंस टू 0 S इंटू G ऑफ S, ये होता है आपके पास DC गेन इन केस ऑफ टाइप 1 सिस्टम। अगर इस सिस्टम में 1 पोल एट ओरिजिन आ जाता तो फिर DC गेन आपके पास हम ऐसे डिफाइन करते हैं। सिमिलरली अगर मैं टाइप 2 सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि टाइप 2 सिस्टम में क्या होगा आपके पास, टाइप 2 सिस्टम तो ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन आपके पास। तो टाइप 2 सिस्टम में 2 पोल सेट ओरिजिन होता है, तो एक्सेलेरेशन एरर कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं हम लोग, लिमिट S टेंस टू 0 S स्क्वायर G ऑफ S, ये सब DC गेन है आपके पास। तो नॉर्मली कई बार हमको ऐसा लगता है कि S टेंस टू 0 हम पुट कर देते हैं, लेकिन S टेंस टू 0 अगर आप पुट कर रहे हो तो टाइप 0 सिस्टम होगा तब S टेंस टू 0 पुट करेंगे। टाइप 1 सिस्टम होगा अगर 1 पोल एट ओरिजिन है तो S का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर S टेंस टू 0 पुट करेंगे, आपके द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट और DC गेन। और अगर टाइप 2 सिस्टम होगा तो S स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे देन S टेंस टू 0 पुट करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि DC गेन का कंसेप्ट क्या होता है। सपोज करो इस क्वेश्चन में अगर ऐसा हो जाता कि अगर आपके पास G ऑफ S की वैल्यू, अगर मैं बोल रहा हूँ आपके पास कि इस जगह पे अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाता कि G ऑफ S का रिजल्ट आपके पास इस फॉर्म में आ जाता, G ऑफ S का रिजल्ट किस फॉर्म में कि आपके जो क्वेश्चन है G ऑफ S का रिजल्ट आप सॉल्व करते हो और G ऑफ S का रिजल्ट आ जाता है S + 4/S S स्क्वायर प्लस 6S + 9, ऐसा कुछ आ जाता आपके पास। अब अगर कोई बोलता है कि DC गेन फाइंड आउट करो, और अगर आप DC गेन फाइंड आउट करने के लिए S टेंस टू 0 पुट कर देते और S टेंस टू 0 में इन्फाइनाइट आंसर आ जाता, और अगर ऑप्शंस में इन्फाइनाइट गिवन होता और आप अगर इन्फाइनाइट लगा देते तो आपका आंसर गलत होता। इसका मतलब है कि DC गेन में सभी को पता है कि फ्रीक्वेंसी 0 होता है, लेकिन आपको क्लियर रहना चाहिए कि कौन सा टाइप का सिस्टम है। ये टाइप 1 सिस्टम है, इस टाइप 1 सिस्टम में DC गेन आप डायरेक्ट S टेंस टू 0 पुट नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर आपको यहाँ पे DC गेन फाइंड आउट करना है तो DC गेन जो होता है टाइप 1 सिस्टम का वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट होता है, तो लिमिट S टेंस टू 0 और S इंटू G ऑफ S परफॉर्म करते हैं। जब S का मल्टीप्लाई होता है तो S कैंसिल आउट होता है और फिर 0 पुट करते हैं तो अगेन आंसर कितना आ जाता है 4/9। तो अगर टाइप 1 सिस्टम होता और इसी सिस्टम में तो आंसर अगेन 4/9 होता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी आप DC गेन फाइंड आउट कर रहे हो तो कौन से टाइप का सिस्टम है। अगर टाइप 0 सिस्टम है तो नॉर्मली किसी का मिस्टेक नहीं होता, लोग आराम से S टेंस टू 0 पुट कर देते हैं। बट अगर टाइप 1 और 2 सिस्टम है और अगर आप बिना सोचे समझे S टेंस टू 0 पुट कर दे तो आपका आंसर इन्फाइनाइट आ जाएगा, जो कि रॉन्ग आंसर होगा। तो फिर आपको आइडिया होना चाहिए कि DC गेन का सिग्निफिकेंस क्या होता है आपके पास। तो मैं बोला कि एरर कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है ये। स्टडी स्टेट एरर फाइंड आउट करने के लिए हम एरर कोफिशिएंट यूज करते हैं। तो स्पेशली जो स्टैंडर्ड 3 एरर कोफिशिएंट है, पोजीशन एरर कोफिशिएंट, वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट और एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट, दिस एरर कोफिशिएंट रिप्रेजेंट द DC गेन ऑफ द सिस्टम। क्लियर? तो आप हमेशा इस चीज को याद रखें। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए प्लांट इज T ऑफ S इक्वल टू 5/S + 5 S स्क्वायर प्लस S + 1। The second order approximation of T of S using dominant pole concept is, first option 1/S + 5 S + 1, second option 5/S + 5 into S + 1, third option 5/S square plus S + 1, last option 1/S square plus S + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2007, एक आपके पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन है द थर्ड ऑर्डर सिस्टम और आपको सेकंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करना है। इस थर्ड ऑर्डर को सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट करना है और ये ऑप्शंस आपके पास गिवन है बाय यूजिंग डोमिनेंट पोल कंसेप्ट। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। अब इस सिस्टम को अगर देखें कि जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है आपके पास, इसका अगर मैं पोल जीरो डायग्राम अगर ड्रॉ कर रहा हूँ, पोल जीरो डायग्राम,
तो पोल जीरो डायग्राम में आपके पास जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम आपके पास एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन, इसके जो रूट्स की वैल्यू होगी ये आपके पास -0.5 प्लस माइनस j.866, यहाँ पे एक पोल होगा और यहाँ पे एक पोल होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रियल पार्ट की वैल्यू -0.5 और इमेजनरी की जो वैल्यू होगी ये j0.866 √3/2 माइनस j0.866। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऐसे टू रूट्स है जिसका रियल पार्ट -0.5 है, और एक और आपके पास जो पोल है उसकी वैल्यू -5। ऐसे आपके पास थर्ड ऑर्डर सिस्टम पोल जीरो डायग्राम में ड्रॉ किया। अब मेरे को इसको अप्रॉक्सीमेट करना है आपके पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम में, तो पहले आपको क्लियर रहना चाहिए कंसेप्ट कि अगर मैं ध्यान से अगर देखूँ आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है, जो P2 की वैल्यू आपके पास, अगर मैं बोलूँ कि -P2 इक्वल टू क्या है, तो -P2 इक्वल टू -5 ये। और यहाँ पे अगर मैं रियल पार्ट की अगर बात कर रहा हूँ कि -P1 इक्वल टू रियल पार्ट की वैल्यू ये -0.5। अगर मैं दोनों पोल को कंपेयर करूँ आपके पास, तो जो पोल भी नियरेस्ट टू ओरिजिन होते हैं इनको हम बोलते हैं आपके पास, अगर मैं इस पोल के बारे में अगर बात कर रहा हूँ कि पोल नियरेस्ट टू ओरिजिन है, इन पोल को बोलते हैं सिग्निफिकेंट पोल। ये सिग्निफिकेंट पोल है, सिग्निफिकेंट पोल। और जो अवे फ्रॉम द आपके पास इमेजिनरी एक्सिस होता है आपके पास, ये आपके पास होगा इनसिग्निफिकेंट पोल्स, इनसिग्निफिकेंट पोल, इनसिग्निफिकेंट पोल। और अगर आप चाहते हो आपके पास कि इसमें अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई किया जाए, तो अप्रॉक्सीमेशन की बेसिक कंडीशंस होती है आपके पास कि जो इनसिग्निफिकेंट पोल जो होते हैं आपके पास और सिग्निफिकेंट पोल का जो रेशियो होना चाहिए आपके पास, इनसिग्निफिकेंट पोल डिवाइड बाय सिग्निफिकेंट पोल का रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के बराबर होना चाहिए, 4 या उससे ज़्यादा। जैसे इनसिग्निफिकेंट पोल की वैल्यू आपके पास देखो कितना है 5, P2 की वैल्यू द P2/P1 अगर मैं लिख रहा हूँ, और जो आपके पास ये पोल है इसका रियल पार्ट आपके पास P1, तो P2/P1 की वैल्यू कितना आ गया 5.5, कितना आ रहा आपके पास 5.5 10 आ गया। इसके अंदर कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो आपके पास हमेशा ऐसा होता है कि अगर मैं सिग्निफिकेंट पोल और इनसिग्निफिकेंट पोल में से अगर किसी को नेगलेक्ट करना चाहता हूं, तो इनसिग्निफिकेंट पोल नेगलेक्ट हो जाते हैं, जो नियरेस्ट टू ओरिजिन रहते हैं, पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं, तो ये आराम से इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है आपके पास। और इसी पोल को हम डोमिनेंट पोल बोलते हैं। जो सिग्निफिकेंट पोल होता है आपके पास, इसी पोल को हम बोलते हैं डोमिनेंट पोल। तो सिग्निफिकेंट पोल इज आल्सो रिफर्ड एज डोमिनेंट पोल। तो एक इनसिग्निफिकेंट पोल और सिग्निफिकेंट पोल का कंसेप्ट तब आता है जब आपके पास प्रॉपर दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। मैं बोला अभी P2/P1 का रेशियो देखो 4 या 4 से ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर आप आराम से एक नेगलेक्ट कर सकते हो इनसिग्निफिकेंट पोल को। अब सिग्निफिकेंट पोल और डोमिनेंट पोल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो देखो ये आपके पास 2 पोल्स। अब इसमें और भी कुछ पॉइंट्स को अगर आपको केयर करना है कि पॉइंट्स को केयर क्या करना है आपके पास, कि जब भी आप डोमिनेंट पोल के कंसेप्ट को यूज करते हो, इसका एक सिंपल सा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि द वैल्यू ऑफ DC गेन शुड बी सेम आफ्टर अप्रॉक्सीमेशन। इसका मतलब है कि जब भी आप नेगलेक्ट कर रहे किसी भी पोल को, इनसिग्निफिकेंट पोल को, तो DC गेन की वैल्यू सेम होना चाहिए, द बेसिक कंसेप्ट इन केस ऑफ डोमिनेंट पोल। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि चलो जब बिफोर अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेशन के पहले जब थर्ड ऑर्डर सिस्टम था, उस समय आपके पास DC गेन कितना था, DC गेन की अगर मैं बात कर रहा हूं बिफोर अप्रॉक्सीमेशन DC गेन, तो DC गेन का मतलब ही आपके पास S इक्वल टू 0, DC गेन S इक्वल टू 0। टाइप 0 सिस्टम है, कोई भी पोल ओरिजिन पे नहीं, डायरेक्ट S इक्वल टू 0 पुट कर सकते हो। तो कितना आ गया 5 0 + 5 0 + 0 + 1, तो 5/5 DC गेन कितना था 1 था। इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेशन के पहले थर्ड ऑर्डर सिस्टम का DC गेन आपके पास 1 था। आराम से S इक्वल टू 0 पुट कर लिए, क्यों, टाइप 0 सिस्टम में कोई पोल ओरिजिन पे तो है नहीं, तो आप इजीली S इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। बट अगर आफ्टर अप्रॉक्सीमेशन अगर मैं बोल रहा हूँ कि DC गेन की तो वैल्यू 1 होना चाहिए आफ्टर अप्रॉक्सीमेशन, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये फर्स्ट ऑर्डर को नेगलेक्ट कर दो, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, और सिर्फ इसको ले लो आप, तो अगर मैं T ऑफ S की वैल्यू को अगर लिख रहा हूँ, तो T ऑफ S की वैल्यू अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन था उसमें से अगर आप इसको इनसिग्निफिकेंट पोल बोल रहे हो और इसको नेगलेक्ट कर रहे हो और इस बाकी को पूरा रख ले रहे हो, तो आपके पास जो रिमेनिंग जो टर्म्स होगा 5/S² + S + 1, ये आप रखे सपोज करो, और इनसिग्निफिकेंट पोल को आप नेगलेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो जरा S इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है, इसका DC गेन कितना आ रहा है S इक्वल टू 0 पे। जब मैं इसका DC गेन देखने गया S इक्वल टू 0 पे, तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो DC गेन क्या सेम है, पहले 1 था और अभी 5 है। अगर ये DC गेन सेम नहीं, इसका मतलब ये आंसर रॉन्ग है, ये सेकंड ऑर्डर जो सिस्टम का जो अप्रॉक्सीमेशन है ये करेक्ट नहीं है। DC गेन की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो DC गेन की वैल्यू सेम कब होगी आपके पास, ये तो 1 आएगा S इक्वल टू 0 पुट करने में। इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर जो होगा आपके पास
आफ्टर सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन जो होगा वो होगा 1/s² प्लस s+1। और बहुत ही आराम से मैनेज किया जा सकता है कि DC गेन की वैल्यू 1 कैसी होगी। यहाँ 1 है तो ऊपर भी 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं s=0 इसमें पुट कर रहा हूँ DC गेन में, देखो s=0 पे वैल्यू कितना आ रहा है 1, पहले भी 1 आ रहा था आपके पास, पहले भी आपके पास 1 था और अभी भी 1 है। इसका मतलब है कि अगर आप अप्रोक्सीमेशन परफॉर्म कर रहे हो तो देखो आंसर आपके पास ही। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1/s² प्लस s+1, ये डी आंसर होगा। ऐसा ना हो जाए आपके पास कि आप सी ऑप्शंस लगा दे। तो अगर आप सिर्फ नेगलेक्ट करना जानते हो और कंसेप्ट को नहीं जानते हो तो आप सी ऑप्शन भी सोच सकते हो, गलत आंसर हुआ। तो डोमिनेंट पोल का आपके पास कंसेप्ट है, तो आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए कि आपके पास सिग्निफिकेंट पोल और इनसिग्निफिकेंट पोल में से आप आराम से आपके पास इनसिग्निफिकेंट पोल को नेगलेक्ट कर सकते हो, बट कंडीशनल है कि ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक और कंसेप्ट की बात करूँ तो क्वेश्चन का आंसर आ गया। और भी कंसेप्ट की बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये नेगेटिव रियल रूट जो है वो -5 पे है, तो इसका टाइम कांस्टेंट कितना हुआ इनसिग्निफिकेंट पोल का टाइम कांस्टेंट कितना हुआ। रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स होता है टाइम कांस्टेंट, रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स, तो -5 का रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स कितना हुआ 1/5 है ना। टाइम कांस्टेंट तो पॉजिटिव नंबर है, मॉड वैल्यू, तो आपके पास ये कितना हो गया 1/5 दैट मीन्स कितना हो गया 0.2 सेकेंड आ गया इनसिग्निफिकेंट पोल का आपके पास टाइम कांस्टेंट। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ की कि टाइम कांस्टेंट ऑफ सिग्निफिकेंट पोल कितना होगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स, तो -0.5 का रेसिप्रोकल कितना हो गया 1/0.5 हो गया, तो कितना हो गया आपके पास 2 सेकेंड। तो अगर हम ध्यान से देखें आंसर तो आ चुका है, लेकिन मैं टाइम कांस्टेंट की बात कर रहा। टाइम कांस्टेंट किसका ज़्यादा आपके पास, टाइम कांस्टेंट की अगर मैं बात अगर देख रहा हूँ तो टाइम कांस्टेंट जो है वो सिग्निफिकेंट पोल का ज़्यादा है। टाइम कांस्टेंट ऑफ सिग्निफिकेंट पोल इज ग्रेटर देन टाइम कांस्टेंट ऑफ इनसिग्निफिकेंट पोल, ये टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है। अगर टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है आपके पास तो सेटलिंग टाइम ज़्यादा होगा। टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है तो सेटलिंग टाइम जो होता है 4 टाउ होता है, तो टाइम कांस्टेंट ज़्यादा तो सेटलिंग टाइम भी ज़्यादा। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो आपके पास जिसका टाइम कांस्टेंट कम होता है उसकी स्पीड जो होती है ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ तो सिग्निफिकेंट पोल का जो रिस्पॉन्स है ये स्लोअर रिस्पॉन्स होगा, ये स्लोअर रिस्पॉन्स होगा सिग्निफिकेंट पोल का, स्लोअर रिस्पॉन्स सिग्निफिकेंट पोल का ये स्लोअर रिस्पॉन्स हुआ। और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ इनसिग्निफिकेंट पोल के कारण तो ये आपके पास कितना हुआ फास्टर रिस्पॉन्स। क्यों फास्टर रिस्पॉन्स हुआ ये आपके पास, इसलिए फास्टर रिस्पॉन्स हुआ क्योंकि इसका टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम है, तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो जल्दी रीच करेगा अपनी स्टडी स्टेट वैल्यू को। सेटलिंग टाइम इसका आपके पास कम होगा और सेटलिंग टाइम कम होगा तो जल्दी सेटल होगा, तो इसका रिस्पॉन्स जो है फास्ट है। अब तो आपके पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लियर रहना चाहिए कि जो फास्ट रिस्पॉन्स है वो नेगलेक्ट होगा और स्लो रिस्पॉन्स जो होगा वो आपके पास कंसिडर होगा। तो जब भी मैं डोमिनेंट पोल के कंसेप्ट की बात करता हूँ तो आपको अगर आपको दोनों का टाइम डोमेन अगर आपको निकालना है, अगर आप दोनों के टाइम डोमेन को अलग अलग फाइंड आउट कर लो, आप सिर्फ इसके लिए निकालो टाइम डोमेन इक्वेशन, सिर्फ इतने को ट्रांसफर फंक्शन लो या फिर इतने को लो, और अगर आप टाइम डोमेन स्केच करोगे तो आप देखोगे कि जो स्लोअर रिस्पॉन्स होता है वो किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। अगर एक फास्टर रिस्पॉन्स है एक स्लोअर रिस्पॉन्स है तो जो रिजल्टेंट रिस्पॉन्स होता है वो स्लोअर रिस्पॉन्स होता है। इसलिए आपके पास जो डोमिनेंट पोल के कारण जो होता है सिग्निफिकेंट पोल के कारण जो स्लो रिस्पॉन्स होता है ये पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये सेम क्वेश्चन होता कि फाइंड द टाइम कांस्टेंट फॉर दिस सिस्टम, तो टाइम कांस्टेंट पूरे सिस्टम का जो टाइम कांस्टेंट होता है आपके पास ओवरऑल टाइम कांस्टेंट अगर मेरे को लिखना होता है तो ओवरऑल टाइम कांस्टेंट आपके पास क्या होने वाला था, आपके पास टाइम कांस्टेंट ड्यू टू सिग्निफिकेंट पोल। और सिग्निफिकेंट पोल के कारण टाइम कांस्टेंट कितना था आपके पास, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिग्निफिकेंट पोल के कारण आपके पास टाइम कांस्टेंट 2 सेकंड था। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर होता 2 सेकंड होता। तो आपको क्लियर करना आपके पास कि जो स्लो रिस्पॉन्स होते हैं पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप एक सिंगल टाइम कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते थे। एक और कंसेप्ट कि मैं बोला कि देखो दोनों के बीच में जो आपके पास रेशियो होना चाहिए, आपके पास जो डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए वो 4 या 4 से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये कंसेप्ट ऐसा नहीं कि 2 पोल्स है तो एक आपके पास नेगलेक्ट हो जाएगा। जैसे आपके पास अगर मैं बात करूं कि 2 पोल्स आपके पास है, यहां से हटा रहा हूं, तो कंसेप्ट आप देखिएगा कि अगर मैं एक ट्रांसफर फंक्शन सेलेक्ट करता हूं t ऑफ s और मैं बोलता हूं कि ये सिस्टम है 10/s+1 और s+2, s+1 और s+2, और मैं पोल जीरो डायग्राम बना रहा हूँ। 2 पोल्स है, एक -1 पे और एक -2 पे। और अगर मैं बोलूँ कि बताओ इसका आपके पास सिग्निफिकेंट पोल और इनसिग्निफिकेंट पोल क्या होगा, और मैं बोल रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट पोल -1 होगा, इनसिग्निफिकेंट पोल -2 होगा, तो ये करेक्ट नहीं होगा 100%। क्यों करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो पोल्स का जो रेशियो है आपके पास P2/P1, वो P2/P1 सिर्फ 2 आपके पास, -2/-1 या सिंपली 2/1, वो आपके पास सिर्फ 2 है। इसका मतलब है कि आप किसी भी पोल को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास 2 पोल्स लिखे हो तो आप एक को नेगलेक्ट कर सकते हो। दोनों के बीच में एक डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए, तब जाके स्लो रिस्पॉन्स पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे आपके पास टाइम कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ पे 2 टाइम कांस्टेंट होंगे सिस्टम के,
एक होगा 1 का रेसिप्रोकल -1 का रेसिप्रोकल 1 सेकेंड, और एक टाइम कांस्टेंट होगा आपके पास 1/2 सेकेंड रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट। इसका मतलब नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट यहाँ पे एक नहीं किया जा सकता, तो कॉमन आपके पास हम नहीं बोल सकते कि ओवरऑल टाइम कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ पे मैं नेग्लेक्ट किसी को कर ही नहीं सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 2 रूट्स है तो एक नेग्लेक्ट होगा। आपको हमेशा केयर करना होगा कि दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर है कि नहीं, और अगर प्रॉपर है तो फिर आप इनसिग्निफिकेंट पोल जो ओरिजिन से, जो इमेजनरी एक्सिस से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और जो आपके पास नियरर टू ओरिजिन या इमेजनरी एक्सिस है उसको आप सिग्निफिकेंट पोल ले सकते हो। तो ऐसे कंसेप्ट को यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि डीसी गेन की वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो डीसी गेन का सेम कंसेप्ट पे बेस ये क्वेश्चन था कि सिर्फ डीसी गेन को आपको सेम रखना था आफ्टर अप्रॉक्सीमेशन, इसलिए आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि डोमिनेंट पोल का कंसेप्ट कैसे होता है करके, ठीक है। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए डीसी मोटर इज गिवन एज W of S divided by VA of S equal to 10/1 plus 10S. When connected in feedback as shown below, the approximate value of Ka that will reduce the time constant of the closed loop system by 100 times as compared to that of the open loop system is. Options are first option 1, second option 5, third option 10, लास्ट ऑप्शन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गेट 2013, एक नेगेटिव यूनिटी फीडबैक पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास, और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आप डीसी मोटर गिवन है। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपके पास इसका डीसी मोटर का गिवन है W/S/VA ऑफ S, 10/1 + 10S ये गिवन है। और क्वेश्चन में मेंशन है आपके पास कि क्लोज सिस्टम, जब मैं नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम प्रोवाइड कर रहा हूँ तो जो क्लोज सिस्टम का जो टाइम कांस्टेंट होगा वो ओपन लूप सिस्टम, दैट मीन्स ओपन लूप सिस्टम के टाइम कांस्टेंट से कितना टाइम्स कम है आपके पास, 100 टाइम्स। तो 1/100 का मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे जब के का पूरे क्लोज सिस्टम है तो के भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये के का मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी सिस्टम फॉर्म होगा, तो इसमें आपके पास के की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है इस कंडीशन के लिए कि क्लोज लूप सिस्टम का टाइम कांस्टेंट ओपन लूप सिस्टम के टाइम कांस्टेंट से अगर 100 टाइम्स कम है तो इस के की क्या वैल्यू होगी, के की किस वैल्यू के लिए ऐसी कंडीशन हम अचीव कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो कंसेप्ट हो टाइम कांस्टेंट पे बेस है, एक ओपन लूप सिस्टम का टाइम कांस्टेंट और एक क्लोज लूप सिस्टम के टाइम कांस्टेंट पे बेस है। तो चलो क्वेश्चन का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि आपके पास जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है W/S/VS जो दिख रहा है आपके पास, इतना सारा जो ब्लॉक दिख रहा है, इसकी बात करें सिर्फ, अगर इस ब्लॉक की बात करते हैं कि 10/1 + 10S ये, और ये हमारे पास VA ऑफ S और ये W ऑफ S, ये इसके लिए आउटपुट हो गया, इसके लिए इनपुट हो गया। तो जो डीसी मोटर का आपके पास W/VA आपके पास जो डिफाइंड है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस, तो ये आपके पास हो गया W/S/VAS, ये क्वेश्चन में गिवन था, 10/1 + 10S आ गया, इतना हमारे पास है। अब अगर मैं इसका पोल जीरो डायग्राम बना रहा हूँ तो 1 + 10S = अगर 0 है, 1 + 10S = 0, तो 1 + 10S = 0, तो 10S = -1, तो S की वैल्यू कितना आ गया, -1/10 आ रहा है एक पोल, तो -1/10 पे आपके पास एक पोल। इसका मतलब है कि जो डीसी मोटर का जो ट्रांसफर फंक्शन दिया है, इसका अगर पोल जीरो डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो इसका जो पोल की वैल्यू -1/10 है। तो इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस का टाइम कांस्टेंट कितना होगा, तो टाइम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स, ये डिफाइंड होता है टाइम कांस्टेंट किसी भी जगह से ऐसा देखने, तो रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स। तो इसका अगर मैं टाइम कांस्टेंट अगर फाइंड आउट कर रहा हूं तो इस ओपन सिस्टम का टाइम कांस्टेंट, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो टाइम कांस्टेंट हुआ आपके पास, तो कितना होगा, रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट, तो ये 10 सेकंड आ गया, ये 10 सेकंड आ गया ओपन सिस्टम का आपके पास टाइम कांस्टेंट। अब क्लोज सिस्टम का टाइम कांस्टेंट कितना दिया, 100 टाइम्स गिवन आपके पास है कि डिक्रीज हो रहा है, तो क्लोज सिस्टम का टाइम कांस्टेंट अगर आपके पास है तो ये ओपन सिस्टम है आपके पास, द ओपन सिस्टम और ओपन लूप डिवाइड बाई 100। अब ओपन सिस्टम का टाइम कांस्टेंट आप 10 सेकंड निकाले तो 10/100, इसका मतलब ये आ गया 1/10 सेकंड, 0.1 सेकंड। तो हम फाइंड आउट कर दिए पूरे क्लोज सिस्टम का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, तो पूरे क्लोज सिस्टम का टाइम कांस्टेंट देखो आपके पास 1/10 सेकंड है। अगर आपको कंसेप्ट वाइज अगर थोड़ा सा क्लियर करना है तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि फीडबैक सिस्टम डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट, हमेशा फीडबैक टाइम कांस्टेंट की वैल्यू को डिक्रीज करता है। जब भी आप नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हो, जो भी एक ओपन सिस्टम का टाइम कांस्टेंट होगा उससे टाइम कांस्टेंट हमेशा कम होगा। तो ये इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक होते हैं कि डिक्रीजेस द टाइम कांस्टेंट, इट इंक्रीजेस द बैंडविड्थ, इट डिक्रीजेस द गेन ऑफ द सिस्टम। तब वो क्लियर रहना चाहिए कुछ बेसिक पॉइंट। जब भी आप फीडबैक अप्लाई करते हो तो गेन कम होता है,
टाइम कांस्टेंट कम होता है और टाइम कांस्टेंट के कम होने से बैंडविड्थ ज़्यादा होता है, द इफेक्ट ऑफ फीडबैक। ये बेसिक चीज़ है। अब हमारा क्वेश्चन में ये आ गया कि क्लोज सिस्टम का टाइम कांस्टेंट कितना आ गया, 1/10 सेकेंड है। अब क्लोज सिस्टम का टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिए। अब क्लोज सिस्टम के टाइम कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं कि अगर मैं यहाँ से, ये तो मेरे को यहाँ से मिल गया कंडीशन, अगर मैं पूरे के पूरे सिस्टम को अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालूं इस पूरे के पूरे सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शंस का, तो कैसे निकलेगा। अभी देखो, न्यू ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर मैं बोलूँ कि GDS आपके पास क्या होगा, न्यू ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, KA × 10 अपॉन 1 + 10s, तो ये आ गया 10 KA अपॉन 1 + 10s, 1 + 10s, इतना आ गया आपके पास। ये किसका आ गया आपके पास, इस पूरे सिस्टम का। इस पूरे सिस्टम को आप बोल दे रहे हो कि ये GDS है, GDS, तो ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो गया। पहले क्वेश्चन में गिवन सिर्फ इतने का था। अब मैं जैसे कि भी दिख रहा है आपके पास, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई किया और मैं बोल रहा हूँ ये पूरा GDS हो गया। और GDS क्या होगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस कंबाइंड सिस्टम। इस पूरे सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GDS वो लिखा हुआ है। और इस पूरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अगर मैं बोलूँ कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, तो W(S) डिवाइड बाई R(S) क्या होगा, GDS अपॉन 1 + GDS। ये ट्रांसफर फंक्शन होता है किसी भी नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। इसको पुट कर लो आप, GDS की वैल्यू को एलसीएम लिए हम लोग, तो ये आ गया आपके पास 10 के 1 + 10s कैंसिल आउट, 1 + 10s इस साइड गया, द 1 + 10s + 10 KA, ये आपके पास आ गया। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि चलो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल जीरो डायग्राम बनाते हैं हम लोग, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल जीरो डायग्राम, उसको जीरो पुट कर दो उस पूरे फैक्टर को। S की वैल्यू कितना आ रहा है, S की वैल्यू आ रहा है -1 + 10 के डिवाइड बाई 10, ये आ गया आपके पास, -1 + 10 के डिवाइड बाई 10, ये आपके पास इस पोल की वैल्यू आ गई। अब हमको पता है कि टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है। टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स। इसका आपके पास जैसे मैं डिफाइन किया, तो टाइम कांस्टेंट आपके पास जो क्लोज सिस्टम का टाइम कांस्टेंट हो गया रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स, वो आ गया 10/1 + 10 KA, इतना आ गया, ये आपके पास है। और ये ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, जो क्वेश्चन की कंडीशंस गिवन थी आपके पास 1/10 सेकेंड, तो दोनों सेम, ये हम लोग क्वेश्चन की कंडीशन से निकाले और ये हम उस फिगर से फाइंड आउट किए, दोनों को सेम रख देते। तो 10/1 + 10 KA इज इक्वल टू 1/10, तो 1 + 10 KA इज इक्वल टू 100, तो 10 KA की वैल्यू 100 - 1 99, तो K की वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 10/99 डिवाइड बाई 10 9.9, अप्रॉक्सीमेटली कितना, आप इसको 10 भी बोल सकते हो। K की वैल्यू 10, इतना K की वैल्यू होना चाहिए। जो ऑप्शन फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग K की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू 9.9 और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग K की वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास, 10 आ रहा है। तो गेट के क्वेश्चन का जो स्टाइल होता है वो लगभग ऐसे ही होता है कि कुछ डेटा प्रोवाइड करते, उस डेटा से कुछ कंडीशन आप फाइंड आउट करोगे, फिर एक न्यू क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और आपको अप्लाई करना होता है। तो गेट का क्वेश्चन टफ नहीं होता, लेकिन कंसेप्चुअल होता है। आपको बहुत ही प्रॉपर क्लियर रहना चाहिए कंसेप्ट, और जो भी क्वेश्चन गिवन है उसकी इन्फॉर्मेशन को बहुत ही प्रॉपर यूज करते आना चाहिए। तो देखो, हम लोग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के कंसेप्ट को यूज किए, वहाँ से टाइम कांस्टेंट निकाले, फिर जो क्वेश्चन की कंडीशन गिवन थी उसको यूज किए, और फिर जो आपके पास फिगर था इसको हम कंपेयर किए आपके पास। तो अब आपके पास K की वैल्यू निकल चुका है 9.9 और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 10 सी आंसर। द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम G(S) इक्वल टू S-2 डिवाइड बाई S+1 इंटू S+3 टू द यूनिट स्टेप इनपुट U(t) इज Y(t). द वैल्यू ऑफ dy by dt एट t इक्वल टू 0+ इज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गेट 2016 का क्वेश्चन है। एक आपके पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन है S-2 / S+1 और S+3 आपके पास, ये ट्रांसफर फंक्शन गिवन। इनपुट क्या दिया, यूनिट स्टेप इनपुट, और इस सिस्टम के लिए जो आउटपुट दिया Y(t) दिया, और मेरे को dy by dt की वैल्यू निकालना है t इक्वल टू 0+ फिर डेरिवेटिव ऑफ आउटपुट। और ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन था, तो ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं था। सबसे पहला तो आपके पास जब भी आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ते तो आप अपने माइंड सेटअप एकदम क्लियर रखें कि बिना सोचे समझे इस G(S) को आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ना सोचे। ऐसा ना हो कि आप जैसे क्वेश्चन देखें और आप सोचे कि आपके पास G(S) तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है और यहाँ से स्टार्ट कर दिए कि ये G(S) हो गया करके। तो बिना सोचे समझे ऐसे फीडबैक सिस्टम ना बना ले आप, और आप बोल रहे कि ये तो Y(t) आउटपुट यहाँ पे था आपके पास Y(t) और ये इनपुट हमारे पास जो था वो X(t) था। नो, ये रॉन्ग होगा। आपको क्लियर रहना चाहिए क्वेश्चन को रीड करने के बाद, एक प्रॉपर स्टेटमेंट को कुछ देखना चाहिए जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन।
तो कंट्रोल सिस्टम में ये वाला पार्ट क्यों होता है, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम देखते हैं कि जी ऑफ एस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, हर जगह वही लगा होता है। इसलिए हम क्वेश्चन को रीड करते हुए कई बार मिस्टेक करते हैं कि जी ऑफ एस को वही मान लेते हैं। ये फीडबैक पे बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि आपका इनपुट यू ऑफ टी है, आउटपुट वाई ऑफ टी, और एक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन ये है। इसका मतलब इसका फिगर जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। ये सिंपल आपके पास एक ओपन सिस्टम का क्वेश्चन है। सिंपल जी ऑफ एस इक्वल टू एस माइनस टू अपॉन एस प्लस वन एस प्लस थ्री, और ये आउटपुट y ऑफ t, इनपुट इज इक्वल टू u ऑफ t। अगर मैं इनपुट का लाप्लास लिख रहा हूं तो लाप्लास कितना हो गया 1/s, और आउटपुट का लाप्लास अगर मैं लिख रहा हूं तो ये y ऑफ s हो गया। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा है, इनपुट u ऑफ t के लिए आउटपुट y ऑफ t, और ये ट्रांसफर फंक्शन है। इसका मतलब क्वेश्चन सिंपली एक ओपन सिस्टम पे बेस है। तो बिना सोचे समझे क्लोज सिस्टम ना बनाए, आपका भी क्वेश्चन को रीड करें हमेशा। अब अगर आपके पास ये है तो अब मेरे को पता है आपके पास कि ट्रांसफर फंक्शंस का जो डेफिनेशंस होता है, सिंपली आउटपुट ट्रांसफॉर्म टू इनपुट ट्रांसफॉर्म विद जीरो इनिशियल कंडीशन, y ऑफ s अपॉन r ऑफ s, ये डेफिनेशन सिंपल ट्रांसफर फंक्शन का डेफिनेशन। अब यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ कि y ऑफ s की वैल्यू क्या होगी, आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, तो आउटपुट की वैल्यू होगी r ऑफ s इंटू g ऑफ s। अब r ऑफ s की वैल्यू कितना होगा, इनपुट का लाप्लास 1/s, ट्रांसफॉर्म का आपके पास लाप्लास तो दिया है, तो s माइनस टू अपॉन s प्लस वन और s प्लस थ्री, ये आ गया आपके पास y ऑफ s की वैल्यू ये। और y ऑफ s की वैल्यू जो है वो थर्ड ऑर्डर सिस्टम है। देखो आपके पास नंबर ऑफ जो आपके पास पोल्स है, टोटल पोल जो है वो 3 है, इधर थर्ड ऑर्डर सिस्टम। और अगर टाइप की बात करूँ तो टाइप 1 सिस्टम है, 1 पोल एट ओरिजिन, जितने पोल ओरिजिन पे होते हैं वही उसका टाइप ऑफ सिस्टम होता है आपके पास, अगर ऐसे डिफाइन करना है। वैसे नॉर्मली जब भी मैं टाइप ऑफ सिस्टम की बात करता हूं तो एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का स्टैंडर्ड टर्मोलॉजी है टाइप ऑफ सिस्टम। बहुत ही कम जगह होता है कि मैं किसी ओपन सिस्टम के लिए टाइप ऑफ सिस्टम डिफाइन करता हूं। तो जो टाइप और ऑर्डर है नॉर्मली एक क्लोज सिस्टम के लिए बना के रखे गए। ऑर्डर तो आप हर जगह डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो कैसा भी सिस्टम हो। स्पेशली टाइप ऑफ सिस्टम की बात जब हम करते हैं तो क्लोज सिस्टम का जो कंसेप्ट है उसके अंदर हम बात करते हैं, ठीक है। बट फिर भी 1 पोल एट ओरिजिन और आपके पास है नंबर ऑफ पोल्स कितने 3, तो आपके पास ऑर्डर 3 है। अब हमारा क्वेश्चन है कि dy बाई dt निकालना है t इक्वल टू 0 प्लस पे, तो क्यों ना मैं इन्वर्स लाप्लास करके y ऑफ t निकाल लूँ, डिफरेंशिएट कर लूँ। y ऑफ t अगर मेरे को निकालना है तो देखो मेरे को इन्वर्स लाप्लास परफॉर्म करना रहेगा। तो अगर मैं y ऑफ s अभी क्या करता हूँ, पहले क्या करता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म कर लेता हूँ। अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, सब लीनियर टर्म्स है। अगर मेरे को s का फैक्टर निकालना है तो मेरे को s टेंस टू कितना पुट करना पड़ेगा 0। अब s का फैक्टर निकाल रहा हूँ, लाइक जैसे रेसिड्यू फाइंड आउट करते हैं वैसे ही आप s का फैक्टर निकाल रहे हो, s इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो, s की वैल्यू 0। अब जिसके लिए निकाल रहे हो उसमें 0 पुट मत करना ना, रेसिड्यू निकाल रहे हो तो इसमें पुट कर दोगे 0 तो इन्फाइनाइटी बन जाएगा। क्लियर है आपको। तो s की वैल्यू आपके पास 0 पुट करे तो 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 3 3, 1 इंटू 3 3, 0 माइनस 2 तो माइनस 2 अपॉन 3, माइनस 2/3 आ गया फैक्टर, तो माइनस 2/3 डिवाइड बाई s आ गया, s का फैक्टर तो माइनस 2/3। s प्लस 1 का फैक्टर निकाल रहे तो s इक्वल टू -1 नॉट +1, ये फैक्टर है s प्लस 1, तो रूट की वैल्यू कितना हो गया -1। अगेन -1 को यहाँ पुट नहीं करना है तो अदरवाइज इनफाइनाइट हो जाएगा। तो s प्लस 1 का फैक्टर निकाल रहे हैं तो s प्लस 1 दैट मीन्स जो रूट की वैल्यू s इक्वल टू -1, देखो -1 यहाँ पुट किए, -1 प्लस 3 तो -1 और -1 प्लस 3 दैट मीन्स 2, 2 इंटू -1 -2, यहाँ -1 पुट किया आपके पास तो -1 -2 -3 डिवाइड बाई -2 दैट मीन्स आपके पास कितना हो गया, आपके पास 3/2। एक बार वो चेक करना आपके पास कि अगर मैं -1 पुट कर रहा हूँ तो -1 प्लस 3 आपके पास कितना हो गया 2, 2 इंटू -1 ये -2 हो गया इस साइड का फैक्टर, और यहाँ पे कितना हो गया -3 हो गया, तो -3 डिवाइड बाई -2 3/2 डिवाइड बाई कितना आ गया s प्लस 1। अब s प्लस 3 का फैक्टर निकाल रहा हूँ तो s इक्वल टू कितना होगा -3 अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो -3 प्लस 1 तो कितना हो गया -3 प्लस 1 -2 इंटू -2 प्लस 6 आ गया, प्लस 6, और ये -3 और -2 थे -5 आ गया, तो -5/6 आ रहा है आपके पास, -5/6 डिवाइड बाई s प्लस 3 इतना आ गया -3 पुट करने के बाद। तो ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन करते आना चाहिए आपके पास। क्लियर। तो मास में -3 पुट किए तो -3 और -2 -5 और -3 और -3 प्लस 1 तो -2 और -3 प्लस 6। इनवर्स लाप्लास परफॉर्म करते तो y ऑफ t का आंसर आ गया, आउटपुट रिस्पॉन्स का आंसर आ गया। ये कितना आंसर आ गया -2/3 कांस्टेंट वैल्यू, ये आ गया 3/2 e रेस पर -t, ये आ गया -5/6 e रेस पर -3t, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि चलो डेरिवेटिव परफॉर्म कर लेते, इसको डिफरेंशिएट कर लेते, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 प्लस इसका डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ गया 3/2 e रेस पर -t का डिफरेंशिएशन -1 और e रेस पर -t आ गया।
इसका डिफरेंशिएशन किया तो -3 बाहर आ गया आपके पास, -3 मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया आपके पास, और -3 अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है आपके पास, ये 5/2 आ रहा है, -3 इंटू -5/6, तो ये आ गया 5/2 e रेस पर -3t। अब मेरे को चाहिए आपके पास इसके डेरिवेटिव की वैल्यू है t इक्वल टू 0 प्लस, t इक्वल टू 0 या 0 प्लस, इस पे वैल्यू में अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो मैं जैसे आपके पास फाइंड आउट किया तो 0 -3/2 e रेस पर -0 1 होता है, तो ये आपके पास -3/2 आ गया सेकंड फैक्टर, और थर्ड फैक्टर कितना आ रहा है 5/2 आ गया, और 5/2 अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो -3/2 प्लस 5/2 कितना आ रहा है 2/2, तो 2/2, तो आंसर कितना हो रहा है आपके पास 1। तो आपका कैलकुलेशन ऐसे न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन टफ नहीं होता, लेकिन आपका कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक कर दिए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आंसर गलत आएगा और आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो कैलकुलेशन का आप हमेशा केयर करें जब भी न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन सॉल्व करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको डिफ्रेंशिएट करना था और फिर t टेंड्स टू 0 पुट करना था, तो 2/2 आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है आपके पास 1। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बेसिक कंसेप्ट कैसे यूज करते हैं करके। ओके, थैंक यू वेरी मच।